हेलो एवरीवन, आज डेट है 15 मार्च और द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज हम दो आर्टिकल डिस्कस करेंगे। एक तो अभी क्वेड की मीटिंग हुई थी तो उसके क्या आउटकम्स रहे उसको हम डिस्कस करेंगे, और सेकंड आर्टिकल जो हमारा होगा वो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड होगा। तो चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट आर्टिकल है वो क्वेड जो ग्रुप है उसके क्या आउटकम्स रहे उससे रिलेटेड है। कॉन्टेक्स्ट आप सब लोगों को पता है कि अभी क्वेड ग्रुप की वर्चुअल मीटिंग हुई थी जिसमें 4 देशों ने पार्टिसिपेशन किया था। ये आपके लिए क्वेश्चन है कि क्वेड ग्रुप में कौन कौन से 4 देश शामिल है। तो देखो, वर्चुअल मीटिंग हुई और इस वर्चुअल मीटिंग में जो कंक्लूजन निकल करके आया उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोग इस क्वेड ग्रुप को टॉक शॉप के नाम से बोल रहे हैं, मतलब बातचीत की दुकान के नाम से बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके बहुत सारे आउटकम्स निकल करके आए। जैसे चारों देशों के जो हेड हैं उन्होंने डिस्कस किया कि वो वैक्सीन इनिशिएटिव लेकर के आएंगे। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी वाला क्षेत्र है उसके ऊपर कॉपरेशन करेंगे, और क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी वो चारों देश मिलकर के कुछ अच्छा करेंगे। इसके अलावा जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसको फ्री एंड फेयर और ओपन, मतलब पूरे वर्ल्ड के लिए फ्री फेयर एंड ओपन ट्रेड के लिए ओपन होगा इंडो पैसिफिक रीजन। तो क्या क्या आउटकम्स, क्या क्या रिजल्ट निकल करके आया, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। सबसे पहला है वैक्सीन इनिशिएटिव। देखो, इसमें डिस्कस किया गया कि 2022 खत्म होने तक ये चारों देश मिलकर के क्या लेकर के आएंगे, वैक्सीन बनाएंगे। 1 बिलियन वैक्सीन बनाई जाएंगे जिनको इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा। इसमें यूएस की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया जाएगी, जापान इसमें फंडिंग करेगा और ऑस्ट्रेलिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के ऊपर काम करेगा। और ये जो वैक्सीन बनाई जाएगी उनको इंडो पैसिफिक जो कंट्रीज हैं, इंडो पैसिफिक वाले रीजन में जो कंट्रीज हैं वहां पर ज्यादा से ज्यादा पहुंचाए जाएंगी। दूसरा उन्होंने टारगेट फिक्स किया है एमिशन रिडक्शन। देखो, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट और उसमें सभी देशों ने अपने अपने कुछ टारगेट फिक्स किए हैं। तो इसमें ये बोला गया कि हम चारों देश मिलकर के क्या करेंगे, सप्लाई चेन के ऊपर काम करेंगे, 5G नेटवर्क, बायोटेक्नोलॉजी और पेरिस जो अकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग हम एमिशन रिडक्शन भी कम करेंगे। इसके अलावा स्ट्रेंथिंग इंडो पैसिफिक, मतलब इंडो पैसिफिक वाला जो रीजन है उसको स्ट्रेंथन दी जाएगी, उसको शक्तिशाली बनाया जाएगा। मिस्टर बाइडेन ने पहली बार चारों मिलकर के इसके जॉइंट स्टेटमेंट निकाला और पहली बार ये बोला द स्पिरिट ऑफ द क्वेड। और इसके अलावा एक जॉइंट आर्टिकल भी इन चारों के द्वारा लिखा गया जिसमें ओपन इंडो पैसिफिक फ्री फ्रॉम कोर्जन, ठीक है, ये वाला उन्होंने क्या किया, एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है और इसमें इन चारों ने अपने अपने आइडिया लिखे कि किस तरीके से इसको कोशिश की जाएगी। तो ये क्वेड ग्रुप के जो आउटकम्स हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया। अब देखो, क्वेड ग्रुप में जो कंट्रीज हैं उनके पर्सनल क्या क्या इंटरेस्ट है इस क्वेड ग्रुप से, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अमेरिका के बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं। मिस्टर बाइडेन जब राष्ट्रपति के रूप में खुद का प्रचार कर रहे थे तो उस समय उन्होंने बोला था कि अमेरिका इज बैक, एक स्लोगन दिया था उन्होंने, क्योंकि मिस्टर ट्रंप के टाइम में ये माना जा रहा था कि अमेरिका की जो पावर है वो पूरे वर्ल्ड में कम हो गई थी। तो मिस्टर बाइडेन ने बोला था कि वो जैसे ही राष्ट्रपति बनेंगे अमेरिका को दोबारा से सुपर पावर बनाएंगे और चाइना जो उनको कम्पीट करने की कोशिश कर रहा है उनको हटाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके अलावा ग्लोबल लीडरशिप की टर्म्स में रीअफर्मिंग रीजनल अलायंसेज, ठीक है, और जो चाइना का जो चैलेंज ग्रो हो रहा है उसको वो लेंगे और अमेरिका को वापस स्टेबल करेंगे एज ए सुपर पावर। ये है यूएस का कंसर्न, यूएस की मतलब उनका इंटरेस्ट कि वो क्यों क्वेड ग्रुप में आना चाहते हैं, ठीक, मतलब चाइना को वो काउंटर करना चाहते हैं। दूसरा ऑस्ट्रेलिया और जापान। देखो, ऑस्ट्रेलिया और जापान के भी चाइना के साथ में मैरीटाइम टेंशन्स हैं, ट्रेड टेंशन, टेलीकम्युनिकेशन इश्यूज हैं, और ऑस्ट्रेलिया और जापान भी चाहते हैं कि क्वेड पार्टनरशिप को वो अपनाएं ताकि डीपर लेवल ऑफ कोऑपरेशन तक जा सके और चाइना को एक तरीके से रिप्लेस कर सके। अब इंडिया का क्या इंटरेस्ट है इस क्वेड ग्रुप में होने का? इंडिया का जो मेन इशू है कि देखो, डिसएंगेजमेंट प्रोसेस LAC जो है उसके ऊपर चल रहा है
और पेंगोंग शो लेक जो है वहाँ पर हम पीछे भी हो गए हैं। दोनों देश एक दूसरे से मतलब जो टेंशन है उसको कम करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी हमें बहुत सारे इश्यूज हैं चाइना के साथ में। जैसे बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ भी अभी भी कंसर्न है। इसके अलावा अगर इंडिया क्वाड ग्रुप में अच्छे से इंटरफेयर होता है तो फार्माक्यूटिकल जो सेक्टर है हमारा उसको बूस्टअप मिलेगा, टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी इंडिया को, और इसके अलावा रीजनल कॉरपोरेशन के लिए मोर एवेन्यूज भी डेवलप हो पाएगा। इसके अलावा देखो साउथ एशिया वाला जो रीजन है उसमें इंडिया बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहता है, जैसे नेपाल, भूटान, इन देशों में। लेकिन इंडिया के पास में क्या है, मनी की कमी है। तो अगर इंडिया इस क्वाड ग्रुप में रहता है तो इस क्वाड ग्रुप के जो अन्य देश हैं वो फंडिंग कर देंगे, और इंडिया इस साउथ एशिया वाले रीजन में चाइना के पास जो भी लीडरशिप है उसको क्या कर सकता है, रिप्लेस करके खुद का वर्चस्व बना सकता है। तो ये तो इंटरेस्ट हो गए। अब कुछ कंसर्न है हर देश के, जैसे सबसे पहले यूएस का कंसर्न क्या है। देखो यूएस क्वाड ग्रुप में भी शामिल हो रहा है और खुद पर्सनली भी चाह रहा है कि चाइना के साथ में जो उनके रिश्ते हैं वो अच्छे हो सके। इसी को लेकर के जो फर्स्ट एंगेजमेंट होगा बीजिंग के जो टॉप डिप्लोमेट्स हैं उनको लेकर के अलास्का में, तो एक तरीके से अगर देखो वो रिश्ते सही होते हैं, उनके रिलेशन आपस में अच्छे हेल्दी होते हैं, तो जो क्वाड ग्रुप है उसके लिए ये सही नहीं होगा। दूसरा है जापान और ऑस्ट्रेलिया। जापान और ऑस्ट्रेलिया एक बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है चाइना के साथ में, ठीक है। और अगर वो आरसीईपी एग्जिस्ट होता है तो मतलब उनका जो ट्रेडिंग पार्टनरशिप वो काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा। तो क्वाड के लिए चीज़ अच्छी नहीं रहेगी। इंडिया के लिए क्या कंसर्न है, चाइना को लेकर के इंडिया को कई कंसर्न है, क्योंकि इंडिया भी चाइना के साथ में कई ग्रुप्स में है, जैसे ब्रिक्स में है, एचसीओ में है। इसके अलावा जो डायरेक्ट जब इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री एंड फेयर बनाने की बात की जा रही थी उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये बोला कि ये जो इंडो पैसिफिक वाला रीजन है ना इसको ग्लोबल गुड के लिए यूज किया जाएगा, ना कि किसी स्पेशल किसी देश को रिप्लेस करने के लिए। मतलब इशारा किसकी तरफ था, चाइना की तरफ था। लेकिन क्लियर कट ये नहीं बोलना चाहते कि हम चाइना को क्या करना चाहते हैं, बाइकआउट करना चाहते हैं। मतलब चाइना के साथ में चाइना वैसे खुश नहीं है, क्वाड ग्रुप की अगर मीटिंग हो रही है तो उससे चाइना खुश नहीं है, लेकिन चाइना को ये चारों ही देश चाइना को डायरेक्टली चाइना वर्ड लेकर के, चाइना नाम लेकर के चाइना को डायरेक्ट टारगेट नहीं करना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन सभी के लिए हो, पूरे वर्ल्ड के लिए हो। तो ये क्वाड ग्रुप की आउटकम्स थी। सेकंड जो हमारा आर्टिकल है वो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। देखो इस आर्टिकल का जो हेड है, जो टाइटल है, उससे ही क्लियर होती है बहुत सारी चीजें। पर्ल हार्बर, पर्ल हार्बर क्या है, यूएसए का एक नेवी बेस था और 1941 में इस पर्ल हार्बर के ऊपर जापानीज नेवी ने अटैक कर दिया और इस पर्ल हार्बर को बिल्कुल खत्म कर दिया था। उसके बाद ही यूएसए ने क्लियर किया था कि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करेंगे और यूके और फ्रांस देशों के साथ में मिल करके वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ेंगे। अब कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट ये है कि 2020 में हमारे जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उसके पावर फैसिलिटीज पे और इसके अलावा हमारा और भी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके ऊपर मालवेयर अटैक हुआ, मतलब साइबर अटैक हुआ। हालांकि जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उसने ये बोला कि ये मालवेयर अटैक था, साइबर अटैक था, लेकिन जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा ये बोला गया कि देखो जो ये ह्यूमन एरर थी और कोई साइबर अटैक नहीं था। इस आर्टिकल का लिखने का एक मेन पर्पज ये है कि जिस तरीके से यूएस का जो पर्ल हार्बर बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया था उसके बाद में यूएस ने डिसाइड किया था कि हाँ मुझे युद्ध में लड़ना है, तो उसी तरीके से इंडिया को क्या करना पड़ेगा, पहले से अवेयर होना पड़ेगा कि ऐसे नहीं है कि साइबर सिक्योरिटी साइबर अटैक से सब कुछ बर्बाद हो जाए और उसके बाद में इंडिया अपनी नीतियां बनाए, अपनी पॉलिसीज बनाए और बोले कि हाँ अब मैं साइबर जो अटैक है, साइबर अटैक उनको काउंटर करूंगा और उनके खिलाफ में लड़ूंगा। ये मेन इस आर्टिकल का मेन पर्पज यही है। आगे इस आर्टिकल में बताया गया है कि देखो इंडिया में ही नहीं है कि मालवेयर अटैक हुए हों, चाइना ने किए हों, ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट के साथ में जब चाइना के रिलेशन अच्छे नहीं थे उस समय भी जो चाइना ने अटैक किए थे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के ऊपर और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने डायरेक्ट
नाम लिया था कि हाँ ये चाइना ने हमारे ऊपर अटैक करवाए हैं। देखो अब इंडिया के ऊपर कहाँ से अटैक हुए हैं कहाँ से नहीं हुए हैं ये तो हमें नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर और इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, इन सब को बारे में इनको पूरी नॉलेज होगी कि ये जो चाइना का जो साइबर कैंपेन है इसको हम कैसे काउंटर कर सकते हैं, किस तरीके से इसको ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, देखो लेकिन जो रिकॉर्डेड फ्यूचर ने ये बात कही है कि ये अटैक हुआ था और चाइना ने करवाया था, लेकिन अगर ये बात सत्य साबित होती है तो इंडिया को अपने साइबर सिक्योरिटी को लेकर के अपने जो नॉर्म्स हैं, जो गाइडलाइंस हैं, जो टारगेट्स हैं उनको कठिन करना होगा, स्ट्रिक्ट करना होगा, ताकि आगे से हमारे इंडिया को इस तरीके का कोई भी खतरा ना हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ये अटैक हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की हमने बात की, इसके अलावा यूएस में 2016 में जब प्रेसिडेंट इलेक्शन हुए थे तब रशिया ने काफ़ी इंटरफेयर किया उनके फेडरल गवर्नमेंट के इलेक्शन में, और यही कारण रहा कि अब मिस्टर बाइडेन ने जो अपने यहाँ पर 1.9 ट्रिलियन डॉलर का जो कोविड-19 से लड़ने का एक तरीके से उन्होंने फंडिंग की है, उसमें 10 बिलियन डॉलर के एक सेकेंड देखो यहाँ पर, हाँ वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन जो एरिया है, वैक्सीन वाला जो काम है, वैक्सीन इनिशिएटिव के लिए जो काम किया है यूएसए ने, उसमें एक बहुत बड़ा पैसा उन्होंने खर्च करने की कोशिश की है कि 10 बिलियन डॉलर खर्च किया जाएगा साइबर सिक्योरिटी के ऊपर। तो इस तरीके से ये क्लियर होता है कि यूएसए जैसे देश है वो इस साइबर सिक्योरिटी के अटैक को समझ चुके हैं और वो चाहते हैं कि भविष्य में ऐसी कोई भी परेशानी ना हो। वर्तमान समय में कोविड-19 जो वैक्सीन है उसके जो सिस्टम है उसके ऊपर भी अटैक करने की कोशिश की जा रही है और इसको भी एक तरीके से काउंटर करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए एक ग्लोबल स्पीयर फिशिंग कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसके तहत कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो वैक्सीन स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब को टारगेट कर रहे हैं। तो इस आर्टिकल में देखो मेन क्या बात सामने आ रही है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में अटैक हो रहा है, हर जगह अटैक हो रहा है। साइबर सिक्योरिटी को लेकर के स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। और सबसे मेन बात पता है क्या है कि आजकल लोगों के पास में, देशों के पास में ऐसी टेक्नोलॉजी है कि अटैक कोई और देश कर दे और हमें लगे कि हमारे ऊपर चाइना ने अटैक किया है। ये बात 2006 में जब विकिलीक्स एस्टेब्लिश हुआ था और विकिलीक्स ने जब यूएसए के कुछ डाटा लीक किए तो उसमें उन्होंने बोला कि यूएसए के पास में ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो साइबर अटैक खुद कर सकती है और नाम दूसरे का प्रूफ दूसरे देश के लिए छोड़ सकती है। तो इसके लिए ये साइबर सिक्योरिटी एक तरीके साइबर अटैक जो है वो फिफ्थ जनरेशन ऑफ वारफेयर के रूप में जाना जा रहा है और इसके लिए इंडिया को आगे आना होगा। देखो इंडिया ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, टेररिज्म से रिलेटेड जब भी वर्ल्ड में कोई बात होती है तो इंडिया आगे आती है, लेकिन अब तक जब साइबर सिक्योरिटी की बात आई है तो इंडिया ने अपना स्टैंड नहीं रखा है। तो इंडिया को सबसे पहले अपना स्टैंड क्लियर करना होगा ताकि पूरे वर्ल्ड के व्यू में, आइडिया में क्लियर हो कि इंडिया क्या सोचता है साइबर सिक्योरिटी को लेकर के। तो इंडिया के व्यू जब क्लियर होंगे तो दूसरे देश को, चाहे आप उसके ऊपर अटैक ना करो, लेकिन डर का जो भाव होता है ना, जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, हमारे पास में न्यूक्लियर वेपन्स है, चाइना के पास में न्यूक्लियर वेपन्स है, सिर्फ हमारे बीच में युद्ध हो सकता है लेकिन चाइना कभी न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि चाइना को लगता है कि इंडिया के पास भी तो है, सिर्फ डराया जा सकता है लेकिन अटैक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एक डर का भाव है। सेम उसी तरीके से चाइना ने मान लो ये अटैक कर दिया, लेकिन जब चाइना को लगेगा कि हमारे पास में साइबर सिक्योरिटी को काउंटर करने के लिए अच्छी प्रोटेक्शन है, अच्छा सिस्टम है, तो चाइना कभी भी अटैक नहीं करेगा। तो इंडिया को अपना विजन जो है वो क्लियर करना पड़ेगा। ये सारे पॉइंट्स हैं उनको क्लियर करने पड़ेंगे और यूएसए से सीखना पड़ेगा कि यूएसए जिस तरीके से साइबर सिक्योरिटी को काफ़ी अहमियत दे रहा है उसी तरीके से हमें भी अहमियत देना होगा। अब चाइना के बारे में बात कर लेते हैं। लास्ट में इस आर्टिकल में चाइना के बारे में बताया गया है। देखो चाइना का अभी बजट डिक्लेयर हुआ है, डिफेंस बजट 209 बिलियन डॉलर का डिफेंस बजट, और उसमें से एक स्ट्रेटजिक सपोर्ट फोर्स को वेटेज ज़्यादा दिया गया है। ये जो फोर्स है वो साइबर वारफेयर को क्या करेगी? एम्ब्रेस करेगी और साइबर सिक्योरिटी के लिए चाइना को जो एम्बिशन है उसके लिए काम करेगी। अभी चाइना में 3 चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है: ऑथोरिटेरियनिज्म, ग्लोबल एम्बिशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है,
ये चाइना के इंटरेस्ट हैं और इनको चाइना बीजिंग जो है इस व्यू को अचीव करने की कोशिश कर रहा है। तो सीधी सी बात है, इंडिया को अपनी कॉम्प्रिहेंसिव साइबर स्ट्रेटजी बनानी होगी ताकि इंडिया को जब भी चाइना या किसी और देश से ऐसी साइबर थ्रेट मिले तो इंडिया उसका सामना कर पाए। तो ये हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।